हेडिंग 2 आज नील्स बोर का परमाणु मॉडल। आज हेडिंग देना आपको नील्स बोर का परमाणु मॉडल। नील्स बोर का परमाणु मॉडल। है ना, हेडिंग दिए। जाने दोस्तों आज नील्स बोर के बारे में कि आखिर रदरफोर्ड के बाद नील्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल किस प्रकार दिया। दोस्तों आखिर नील्स बोर का परमाणु मॉडल है क्या, क्योंकि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को उन्होंने एक तरह से गलत किया, या एक तरह से आप ये बोल सकते हैं कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को उन्होंने सुधार किया। कैसे सुधार किया वो थोड़ा जानोगे भी। देखो सबसे पहले यदि आपसे पूछे कि परमाणु की कुल कितनी कक्षाएं होती है, परमाणु की कुल कितनी कक्षाएं होती है, परमाणु में कुल कितने सेल होते हैं, आंसर मिलता है दोस्तों 4, है ना। परमाणु में कुल 4 सेल होते हैं दोस्तों, 4 कक्षाएं होती है ना। और इसका आपको नाम भी पता, ध्यान सीखेगा, आज का टॉपिक सिर्फ सीखने वाला है। सबसे पहले देखो यार इस स्ट्रक्चर को देखिए, परमाणु की कुल 4 कक्षाएं होती है, परमाणु में कुल 4 सेल होते हैं। ये बताने के लिए सबसे पहले वैज्ञानिक जो आए दोस्तों उनका नाम था नील्स बोर, जो कि 1913 में 1913 ईस्वी में नील्स बोर पहले ऐसे वैज्ञानिक आए जिन्होंने परमाणु की कक्षाओं के बारे में बताया। कल हम आप लोग को बताए थे दोस्तों कि जब रदरफोर्ड आए थे तो रदरफोर्ड ने ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाया। रदरफोर्ड ने क्या किया, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया था दोस्तों। देखिए रदरफोर्ड का स्ट्रक्चर ऐसा था और नील्स बोर का स्ट्रक्चर ऐसा था। दोनों स्ट्रक्चर में बस एक ही चीज का अंतर है। देखो इसमें जो कक्षाएं हैं वह अलग अलग तो है, बट हर कक्षा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना। और इसमें देखो कि परमाणु की 4 कक्षाएं हैं, लेकिन चारों अलग अलग, कोई किसी से जुड़ा हुआ है क्या, नहीं। ये इस कक्षा का पहला खासियत है दोस्तों। दूसरा चीज कि जब नील्स बोर आए तो नील्स बोर ने पहले तो रदरफोर्ड के इस स्ट्रक्चर को गलत किया और ये स्ट्रक्चर दिया, अर्थात नील्स बोर के अनुसार परमाणु की कुल कितनी कक्षाएं होती है, 4, जिसका नाम होता है दोस्तों K L M N। परमाणु की कुल कितनी कक्षाएं हो गई, 4, जिसका नाम है K L M N। इसको आप सेल भी बोल सकते हैं। परमाणु के कुल 4 सेल होते हैं। ये बताने के लिए सबसे पहले वैज्ञानिक कौन आए थे, नील्स बोर। जब नील्स बोर ने यह बताया कि परमाणु के कुल 4 सेल होते हैं तो उन्होंने एक फार्मूला भी दिया दोस्तों, उन्होंने एक फार्मूला भी दिया और उस फार्मूला का नाम था 2n²। उन्होंने एक फार्मूला दिया और इस फार्मूला का नाम क्या था, 2n²। मतलब कि किसी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने के लिए इस फार्मूले का उन्होंने प्रतिपादन किया। मतलब कि किसी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है ये पता लगाने के लिए ये फार्मूला उन्होंने दिया, 2n²। जब इस फार्मूला पर आप n का मान रखिएगा, n का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अर्थात इलेक्ट्रॉन की संख्या। किसी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या को सूचित करते हैं किससे, n से। अब आप इस मान को यहां रखिए, जैसे 2n² है, n का मान आप 1 रखिए तो 2 × 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 2। n का मान आप 2 रखिए तो 2 × 2 का स्क्वायर 8। n का मान आप 3 रखिए तो 3 का स्क्वायर 9 × 2 18। n का मान आप 4 रखिए 2 × 4 का स्क्वायर 32 32। मतलब ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया कि जब नील्स बोर ने परमाणु को 4 कक्षाओं में बांटा, परमाणु को 4 सेल में बांटा, तो पहले सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 2।
दूसरे सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 8, तीसरे सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और चौथे सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये फिक्स है, देखो ये फिक्स है कि पहले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 2, दूसरे कक्षा में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32। इसका मतलब कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, इससे कम हो सकता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि अब हम क्लास चला रहे हैं, है ना। अब मेरे पास मान लीजिए कि 500 विद्यार्थी बैठाने का जगह है ना। अब हम क्या किए कि हर बेंच पर एक रोल नंबर डाल दिए, है ना। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में होता है, आप देखते होंगे कि रोल नंबर डाल देता है ताकि विद्यार्थी ज्यादा या कम ना बैठे, जो है जहां बैठना है। अब आप इस पर गौर कीजिएगा कि मान लीजिए मेरे क्लास में 500 का स्ट्रेंथ है, तो हम 500 रोल नंबर डाल दिए। अब ये सोचो कि यदि बाय मिस्टेक एक विद्यार्थी एक्स्ट्रा आ गया, एक स्टूडेंट ज्यादा आ गया, क्या उसको सीट मिलेगा बैठने को? नहीं, क्योंकि मेरे क्लास में जो रोल नंबर का अरेंजमेंट है वो मात्र 500 ही है ना। उसके बाद जो भी स्टूडेंट बढ़ेगा वो सीधा बाहर जाएगा, है ना, या फिर वो किसी अदर बैच में आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अच्छा मान लीजिए 500 है और एक दिन आया मान लीजिए 450 स्टूडेंट। मान लीजिए मेरे पास कोचिंग में स्ट्रेंथ है बैठाने का 500 और कोचिंग में आया मात्र 400 स्टूडेंट आया, 450 स्टूडेंट आया। तो आप ये सोच के बताइए कि जब 450 स्टूडेंट आया है तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि 450 स्टूडेंट आया, इसका मतलब 50 सीट खाली है। यदि एक आधु को बढ़ भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा मैक्सिमम कितना है 500। अब कम हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा। यहां भी वही बात है कि पहले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 2, ध्यान समझोगे, पहले कक्षा में है 2 इलेक्ट्रॉन, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है लेकिन इससे कम हो सकता है। दूसरे कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 8, इससे ज्यादा नहीं हो सकता लेकिन इससे कम हो सकता है। तीसरे कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 18, इससे ज्यादा नहीं हो सकता लेकिन इससे कम हो सकता है। सेम कंडीशन चौथे कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, इससे ज्यादा लेकिन इससे कम हो सकता है। मतलब प्रत्येक कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है दोस्तों, उसको आप बढ़ा नहीं सकते हैं, घटा सकते हैं। और नियत कितना है? इतना है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव कि सर्वप्रथम कौन है इससे वैज्ञानिक, इस सब चीज को, इसे भी क्लास 11th का टॉपिक है सब केमिस्ट्री का, है ना। बस दिमाग में बनाए रखो, ऑब्जेक्टिव के रूप में, सब्जेक्टिव के रूप में नहीं। पहला क्वेश्चन कि आपसे कोई पूछा कि पहले कौन ऐसे वैज्ञानिक थे, सबसे पहले कौन ऐसे वैज्ञानिक आए जिन्होंने परमाणु को कक्षाओं में बांटा, परमाणु को सेल में बांटा? तो आंसर क्या बोलेंगे? नील्स बोर। आंसर क्या बोलेंगे? नील्स बोर पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की कक्षाओं को 4 भागों में बांटा। उन चारों का नाम क्या था? KLMN। क्या बोलोगे? KLMN। ठीक है। उसके बाद परमाणु की कुल कितनी कक्षाएं होती है बाबू? 4। पहला का नाम K, दूसरा का नाम L, तीसरा का नाम M और चौथा का नाम। अच्छा, पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, दूसरे कक्षा में, तीसरे में, चौथे में 32। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन और चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन। ये क्लियर है? अब सवाल है दोस्तों कि जब वैज्ञानिक ने परमाणु की कक्षाओं को भागों में बांट दिया, तब इसका एक सब सेल भी बनाया। जैसे क्लास में मॉनिटर बना दिया गया, लेकिन मॉनिटर मान लीजिए एब्सेंट हो गया, है ना, या कुछ भी है, तो एगो उप मॉनिटर बना दिया, भाई ये ना रहे तो ये चलेगा। सेम यहाँ कंडीशन भी यही है कि परमाणु की कक्षाओं को बांटा 4 भागों में, लेकिन उसका एक उप मॉनिटर भी डाल दिया। जिससे क्या नाम रखिएगा? SPDF। ये परमाणु का सब सेल है, उप कक्षाएं है ना। इसमें पहला उप कक्षा का नाम है S, दूसरा का SP, तीसरा का SPD, चौथा का SPDF। परमाणु की कुल 4 उप कक्षाएं हैं। पहला का नाम है S, दूसरा का नाम है SP, तीसरा का नाम है SPD और चौथे का नाम है SPDF। ठीक है। अब देखिए S में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। S में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। SP में 8, SPD में 18 और SPDF में 32। ठीक है। इसमें अच्छा ये देखो,
ये चीज सीखो। सबसे पहला चीज, जिसे मान लीजिए एस है, एस में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। अब देखो sp, सीखो यहाँ sp, तो sp में है कितना इलेक्ट्रॉन? 8। अब ये 8 आया कहां से? तो देखो यहाँ s में कितना होता है? 2। s में कितना है? 2। और p में कितना होगा? 6। अरे 8 पूरा करना है, टोटल मिलाकर 8 चाहिए, तो s में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। अब p में कितना होगा? 6 2 8। उसी प्रकार तीसरा कक्षा का नाम है SPD। इसका मतलब s में कितना हो गया? 2। p में कितना? 6। और d में 10। d में 10। तो s में 2, p में 6, d में 10। तो टोटल मिला कितना हो गया? 10 और 16 2 18। उसी प्रकार चौथा है SPD। s में कितना? 2, p में 6, d में 10 और f में 14। टोटल मिला के 22। अब इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि s में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, p में 6, d में 10, f में 14। ये उप कक्षा हुआ दोस्तों, ये उप कक्षा हुआ। जैसे आपसे कोई पूछे कि परमाणु की 4 कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो आप कह सकते हैं कि पहले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन, चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन। लेकिन तभी आपसे कोई पूछे कि s में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2, p में 6, d में 10, f में 14 इलेक्ट्रॉन। ये सब सेल है ना। और इसी के आधार पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, इसी के आधार पर हम लोग आयन निकालते हैं, और इसी के आधार पर हम लोग संयोजकता भी निकालते हैं। तो ये था नील्स बोर का सिस्टम दोस्तों, है ना। ये टोटल सिस्टम जो दिया था ये नील्स बोर ने ही दिया था। अर्थात नील्स बोर पहले ऐसे वैज्ञानिक आए जिन्होंने परमाणु को 4 कक्षाओं में बांटा, है ना, K L M N। इन सभी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित कर दी गई। K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन, M में 18, N में 32। यदि आपसे कोई पूछे कि क्या किसी परमाणु में 5 कक्षाएं हो सकती है, तो आंसर बोलेगा नहीं। किसी भी परमाणु में 5 कक्षाएं दोस्तों नहीं हो सकती। जब भी किसी परमाणु में होगा कितनी कक्षा? 4। और चारों का नाम आपको पता है क्या? K L M N। इन सब का उपकक्षा भी बना। पहला का बना S, दूसरा का तीसरा का, चौथा का SPDF। ये परमाणु की उपकक्षाओं का नाम है, ठीक है। ये दिमाग में रखो कि इलेक्ट्रॉन की संख्या इससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं, इससे कम ले सकते हैं। कैसे कि एग्जाम्पल आपको समझाते हैं, लेकिन उससे पहले आप नील्स बोर की इस सिस्टम को आप उतार लीजिए, है ना। आप नील्स बोर पहले हेडिंग दिलवाए ना, नील्स बोर का परमाणु मॉडल देखकर डायस दीजिए और पहले कुछ लिखाते हैं, लिखिए लिखिए। उन्नीस 1913 ईस्वी में नील्स बोर ने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। जिसके आधार पर उन्होंने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर किया। जिसके अनुसार
जिसके अनुसार नंबर 1 करके लिखिए, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं, केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिसमें उसका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणक हो। चलो, h/2 पाई का पूर्ण गुणक हो, जहां h इक्वल टू 6.62 into 10⁻34 जूल सेकेंड, 6.62 into 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। जूल सेकेंड होता है। यह एक सार्वत्रिक नियतांक है, यह एक सार्वत्रिक नियतांक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट दोस्तों। नंबर 2 करके लिखिए, जब इलेक्ट्रॉन अस्थायी कक्षाओं में घूमते हैं, जब इलेक्ट्रॉन अस्थायी कक्षाओं में घूमते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। नंबर 3, जब परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिल जाती है तो उसका कोई इलेक्ट्रॉन अपनी अस्थायी कक्षा को छोड़कर अपने से ऊंची कक्षा में चला जाता है। इस प्रकार परमाणु विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में, इस प्रकार परमाणु विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। चलिए इस बात को पहले आप समझिए। देखिए, ये तो पता चल गया कि परमाणु अपनी ही कक्षाओं में घूमता है। परमाणु के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वे सब के सब अपनी ही कक्षाओं में घूमते रहते हैं। लेकिन
इसमें एक और छोटा सा टॉपिक आता है। पहला ही टॉपिक दोस्तों, यदि आपसे कोई पूछे कि क्या परमाणु के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए कि इस सेल में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और आपसे कोई पूछे क्या ये इलेक्ट्रॉन अपने सेल को छोड़कर इस इलेक्ट्रॉन में जा सकता है। अब देखिए इस सेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, समझना इस बात को, इस सेल में है 2 इलेक्ट्रॉन पूरा है, इसमें है 8 इलेक्ट्रॉन, ये भी पूरा है। अब मान लीजिए इसमें होता है 18, इसमें 18 होता है, मान लीजिए 10 ही है, 8 कम है, 8 कम है, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन अपने सेल में क्या करेगा, घूमेगा। जब ये 8 इलेक्ट्रॉन अपने सेल में घूमेगा तो एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या इसका इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते इसमें जा सकता है, तो आंसर मिलता है नहीं। लेकिन अभी आपको लिखा है हाँ जा सकता है ना, वो भी मात्र कितना सेकेंड के लिए जानते हो, 10⁻⁻8 सेकेंड, है ना। अब आप सोच सकते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन, जबकि नियम कहता है कि नहीं जा सकता है, लेकिन आप खुद सोच सकते हैं 1 सेकेंड भी नहीं, मात्र 10⁻⁸ सेकेंड, इतना कम समय के लिए, मतलब गया और आया, ये बोलने में जितना समय लगा उसका समझिए कई गुना कम समय में वो तुरंत गया और तुरंत आ गया। तो यदि आपसे कोई पूछे कि क्या कोई इलेक्ट्रॉन अपने सेल में परिवर्तन कर लेता है, तो आंसर कहिएगा हाँ कर लेता है, लेकिन उसका जो करने का तय सीमा है, वो जो टाइम लेता है वो बहुत कम टाइम लेता है। कितना टाइम लेता है, तो 10⁻⁸ सेकेंड, इतना कम समय लेता है। और इसी बीच सोचिए जब ये यहां से वहां गया और वहां से फिर लौट कर वापस आया, इसी बीच परमाणु जो है वो एक तरंग की उत्पत्ति करता है, जो कि हम आप लोग को लिखा दिए, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो यदि आपसे कोई पूछे कि किसी परमाणु के अंदर, किसी एटम के अंदर कौन सा वेव उत्पन्न होता है, कौन सा तरंग उत्पन्न होता है, तो आप कहिएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होता है। या यदि आपसे कोई पूछे कि कोई परमाणु विद्युत चुंबकीय तरंग कब उत्पन्न करता है, कोई परमाणु विद्युत चुंबकीय तरंग कब उत्पन्न करता है, तो आप कहिएगा कि जब किसी परमाणु के अंदर का इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं को बदलता है, तो जैसे ही इस कक्षा से इस कक्षा में गया, जाते ही ये क्या उत्पन्न कर दिया, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो ये 2 क्वेश्चन, 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखना है। पहला कि मान लीजिए पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, दूसरे में कितना है, 8, तो ये दोनों है अस्थायी कक्षा। कौन सा कक्षा है वो, अस्थायी कक्षा। अस्थायी कक्षा क्यों कहते हैं, अस्थायी कक्षा क्यों कहेंगे इसको, ये परमानेंट सेल है। क्यों परमानेंट सेल है, क्योंकि इसमें जितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उतना इलेक्ट्रॉन है। इस कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन तीसरा में 18 होना चाहिए, लेकिन है कितना, 10। इसका मतलब कि इसके इलेक्ट्रॉन परमानेंट नहीं है और इसी के इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में क्या होते रहता है, घूमते रहता है ना। तो इसीलिए आपको बताए भी थे कि इलेक्ट्रॉन, यदि आपसे कोई पूछ दिया कि बउआ इलेक्ट्रॉन कितने प्रकार के होते हैं, तो आंसर बोलिएगा 2, है ना। इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार के होते हैं। पहला बोलिएगा है ना बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, है ना, और दूसरा बोलिएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। बॉन्डेड, देखिए पहला कक्षा और दूसरा कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहेंगे बॉन्डेड। ये बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन है, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गति नहीं करता है। और तीसरा कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये गति करता है। ये क्यों गति करता है, मान लीजिए कि अभी सीट खाली है, तो सीट खाली आप कहीं से भी उठ के कहीं जा सकते हैं, लेकिन यदि भरा हुआ है तो फिर आप जा नहीं सकते हैं, है ना। तो इसके साथ भी वही बात है, 18 सीट था, 10 एगो है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम के जा सकता है। लेकिन इसमें 8 है, 8 होना चाहिए दूसरे कक्षा में और 8 पूरा फुल है। इसका मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने कक्षाओं को छोड़ेगा नहीं, कम रहेगा तभी सीट चेंज होगा दोस्तों, है ना। तो आप इस मान को, इस फिगर को आप उतार लीजिए, है ना, एक शॉर्ट में। परमाणु का ये 4 सेल आप बना लीजिए, है ना, और इसका नाम रख दीजिए K, L, M और N,
इस पर आप मान निकाल लीजिए 2n² के मेथड से, और यहाँ सबसेल का नाम आप लिख लीजिए ताकि याद हो। तो कल फिजिक्स का एग्जाम कैसा गया? इसमें एग्जाम ही नहीं होगा, पहले ले लिए कल से एग्जाम होगा। आज से चलो उतारिए। हो गया। चलिए तो नीचे लिखिएगा, परमाणु का संक्रमण, परमाणु का संक्रमण देख रहे थे। परमाणु का संक्रमण इंग्लिश में ट्रांजिशन ऑफ एटम्स, TRANSITION। ट्रांजिशन ऑफ एटम, चलिए तो इसका डिफिनेशन लिख लीजिए, फिर समझाते हैं आपको। लिखिए लिखिए, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाने की क्रिया परमाणु का संक्रमण कहलाती है। परमाणु का संक्रमण कहलाते हैं।
मतलब यदि आपसे दोस्तों कोई पूछे कि परमाणु का संक्रमण किसे कहते हैं, तो एक लाइन में परिभाषा बोल सकते हैं कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन का एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाने की क्रिया क्या कहलाती है? परमाणु का संक्रमण। संक्रमण का मतलब ये हुआ कि किसी परमाणु में कुल कितनी कक्षाएं होती है? 4। अब इन चारों कक्षाओं में कोई परमाणु का कोई इलेक्ट्रॉन जो है वह एक कक्षा से दूसरे कक्षा में चला जाए, तो इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु का संक्रमण। तो एक लास्ट टॉपिक लिखे दोस्तों, निल्स बोर की अस्थायी कक्षाओं की त्रिज्या। निल्स बोर की अस्थायी कक्षाओं की त्रिज्या निल्स बोर की अस्थायी कक्षाओं की त्रिज्या का सूत्र ज्ञात करें। देखो दोस्तों, अब यहां सीखोगे थोड़ा सा, ये एक फॉर्मूला है, ध्यान से देखोगे और सीखोगे। देखिए यहां पर, जब कोई परमाणु, यहां सीखेगा पहले, देखिए जब किसी परमाणु के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन घूमता है, किसी परमाणु के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो यह इलेक्ट्रॉन इस नाभिक पर, यह सेंटर है, नाभिक है, न्यूक्लियस है, तो इस नाभिक पर एक फोर्स अप्लाइड करता है, एक फोर्स लगाता है जिसका नाम है अभिकेंद्र बल। इसको इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के चारों ओर घूमता है ना, तो एक सर्कुलर पाथ बनाता है, वृत्तीय गति करता है ना। और जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी वृत्त के चारों ओर घूमता है, तब उस पर एक बल लगता है जिसका नाम कौन सा बल है? अभिकेंद्र। और अभिकेंद्र बल का सूत्र होता है F=mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स है, अभिकेंद्र बल है, जिसका फॉर्मूला होता है F=mv²/r। दूसरा कि इन दोनों के बीच एक और बल लगता है जिसको हम लोग कहते हैं स्थिर विद्युत आकर्षण बल, अर्थात शॉर्ट में आप कह सकते हैं कूलॉम बल, कूलॉम फोर्स। और आप पढ़े हुए कूलॉम बल का फॉर्मूला क्या होता है? कूलॉम का सूत्र क्या होता है? F=1/4πε0। हाँ, Q1 Q2 बटे, तो Q1 Q2 के बदले ले लिए ZE गुना E। Z का मतलब हो गया परमाणु संख्या, है ना, और E का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन। E का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन। तो आवेश के रूप में कौन गमन करता है? इलेक्ट्रॉन। इसीलिए Q1 Q2 के बदले यहाँ पर E गुना E लिया। Z हो गया परमाणु संख्या, क्योंकि आप पढ़े हुए हैं कि परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है वही किसके बराबर? परमाणु। अब देखो यहाँ इक्वेशन कितना हो गया? 2। इक्वेशन मानो या ना मानो, अभी ये भी F है और ये भी क्या है? ये दोनों इक्वल है, LHS LHS इक्वल, तो RHS RHS इक्वल, ये दोनों इक्वल हो गया। तो क्या हो गया? mv² बटे r =1/4πε0 ZE इंटू E बटा। अब इस टोटल को मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक के चारों ओर घूमता है, तो उसका कोणीय संवेग का फॉर्मूला, उसके कोणीय संवेग का फॉर्मूला, कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक के चारों ओर घूमता है,
तब उसके कोणीय संवेग का फॉर्मूला। ये सब फॉर्मूला आ रहा है क्लास 11 से। कोणीय संवेग आप लोग 12 में नहीं, क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, है ना। तो वहां से फॉर्मूला आ रहा है mvr बराबर nh/2 पाई, है ना। n मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, h/2 पाई आपको पता है प्लैंक कांस्टेंट होता है ना। तो mvr बराबर nh/2 पाई, इसको मान लिया इक्वेशन सेकेंड, है ना। अब देखिए पहले बात ध्यान सीखना, इस दोनों समीकरण से एक समीकरण बन गया ये, और कोणीय संवेग के सूत्र से आ गया इक्वेशन 2, ठीक है। अब देखो कि इस दोनों में बस एक छोटा सा काम करना है। अब इसी दोनों को सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आर का मान निकालना है आपको, आंसर में आर निकालना है ना। क्या करते हैं वो देखना, जो इक्वेशन सेकेंड आया है उसको स्क्वायर कर दीजिए, जो इक्वेशन सेकेंड आया है इसको आप स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करने के बाद इसको फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए, मतलब जो आया है उसको आप बढ़ कर दीजिए, और बढ़ करने के बाद 2 से भागा दीजिए, जो आएगा सो आंसर होगा। तो इक्वेशन सेकेंड को क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है बढ़ करने पर। देखिए इसको स्क्वायर कीजिए, एम स्क्वायर वी स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, 2 का स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब जो आया है इसमें आप भागा दे दीजिए इसका, है ना। जो आ गया उसमें आप भागा दीजिए इसको, देखिए क्या हो गया है। तो समीकरण 2 को 1 से भाग देने, 2 को 1 से भाग देने। तो पहले आप इतना उतार लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। पहले आप फिगर लिख लीजिए थोड़ा सा। ये नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसका वेग है v। हाँ फिगर थोड़ा सा उतार लीजिए, फिर लैंग्वेज लिखा। फिगर का लैंग्वेज लिखिए। माना कि कोई इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का वेग v है। इलेक्ट्रॉन का वेग v है। इलेक्ट्रॉन पर आवश्यक अभिकेंद्र बल नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है।
आकर्षण बल से प्राप्त होता है। तो नीचे लिखिए अभिकेंद्र बल F बराबर mv स्क्वायर बटे आर, mv स्क्वायर बटे आर। नीचे लिखिए कुलामीय बल, कूलम फोर्स F इक्वल टू 1/4πε0 ZE इंटू ई बाय आर स्क्वायर, ZE इंटू ई बाय आर स्क्वायर। इसका LHS इक्वल है तो RHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। इस दोनों को इक्वल कर दीजिए और इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। समीकरण एक उतार लिए। नीचे लिखिए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr बराबर nh/2 इक्वेशन 2 मान लीजिए। mvr बराबर nh/2 इक्वेशन 2। अब नीचे लिखिए इक्वेशन 2 को वर्क करने पर वर्क कर दीजिए m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर। हाँ इक्वेशन 2 को 1 से भाग देने पर चलिए इसको उतार लें सब लोग। अब देखिए भागा देते हैं तो ऊपर में हो गया m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर। अब बटा इक्वेशन फर्स्ट mv स्क्वायर बाय r, अब बटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE इंटू ई बटे। अब जल्दी से यहाँ r का मान बताइए। अच्छा ये स्क्वायर छुटा हुआ है। चलिए हम आपको एक हिंट कर देते हैं। r का वैल्यूशन होगा एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर n स्क्वायर बाय जो बच गया ZE। इसको आप कैलकुलेट कीजिए, देखिए क्या ऊपर नीचे आ रहा है। एक बच गया पाई m ZE स्क्वायर। चलिए आप खुद से कैलकुलेट कीजिए, देखिए कितना आ रहा है। आप कैलकुलेट कीजिए, देखिए इतना आता है कि नहीं। आपका आंसर इतना है, समय खत्म हो रहा है इसलिए हम आपको शॉर्ट में लिख दिया। आप कैलकुलेट कीजिए, देखिए r बराबर एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर n स्क्वायर बाय पाई m ZE स्क्वायर। गुना भाग कीजिए, देखिए आपका इतना सॉल्व होता है। बाकी आंसर लिखिए, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए।